बहता हुआ फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड? बहता हुआ फ्लूइड, है ना। असलियत में क्या हुआ? बहता हुआ फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड? बहता हुआ फ्लूइड। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड के दो पार्ट है, एक स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में भी दो पार्ट थे, वो जो मैंने आपको बताया था कि अपन जो फ्लूइड को लेके चलते हैं वो वाला पार्ट, और एक और पार्ट होता है जो अपना होता है बहता हुआ, है ना। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूं क्या पढ़ाना है। ठीक, मैंने तुम्हें स्टैटिक पढ़ा दिया पूरा, है ना। और अब इसमें क्या क्या आएगा? पास्कल लॉ, बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। चलो आ जाओ। हाँ, तो बहता हुआ फ्लूइड क्या चीज? बहता हुआ फ्लूइड। बेसिकली पानी बहेगा पाइपों में। किसमें? जैसे पाइप में बहता है, इसमें वैसे बहुत सारी इक्वेशन होती है, पोइजली इक्वेशन, ये इक्वेशन पॉइजली वगैरह। वैसे तुम्हारे कोर्सेज में है नहीं, कहीं पढ़ो तो रहने देना उसको, है ना। बहता हुआ फ्लूइड। पर अपन जो फ्लूइड कंसीडर करते हैं पहले उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लें। अपन जो भी फ्लूइड पढ़ रहे हैं उसमें कोई विस्कोसिटी कंसीडर, रिलेटिव में विस्कोसिटी होती है, मतलब बेसिकली फ्लूइड फ्रिक्शन। अपन विस्कोसिटी पढ़ेंगे, पर अपन जो भी फ्लूइड पढ़ रहे हैं वो आइडियल फ्लूइड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऐसा समझो अपन जो भी स्टडी करेंगे सब आइडियल फ्लूइड की होगी। आइडियल फ्लूइड की क्या क्या अपन प्रॉपर्टीज ले रहे हैं उसे जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। जैसे आइडियल फ्लूइड के बारे में अपन ये पढ़ रहे हैं, ध्यान समझा कि आइडियल फ्लूइड अपन ले रहे हैं कि नॉन विस्कस फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? आप ऐसा समझ लो अभी कि इसमें बेसिकली कोई, मतलब एक लेयर के बीच में और दो लेयर के बीच में कोई फोर्स वाली बात, तो लिख लो नॉन विस्कस फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड अपन कंसीडर कर रहे हैं, यह नॉन विस्कस। नॉन विस्कस फ्लूइड अपन कंसीडर करते हैं, और वी कैन से फ्लूइड फ्रिक्शन इज एब्सेंट, और वी कैन से फ्लूइड फ्रिक्शन इज एब्सेंट, और वी कैन से फ्लूइड फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्लूइड फ्रिक्शन इज एब्सेंट, है ना। तो नॉन विस्कस फ्लूइड, फ्लूइड फ्रिक्शन इज एब्सेंट। नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल का मतलब जैसे रियलिटी में जो भी फ्लूइड होता है ना, नॉन कंप्रेसिबल का मतलब ये कि जैसे मान लो अपन ऐसे दबाएं फ्लूइड को, ठीक, रियलिटी में जैसे मान लो 2 मीटर क्यूब फ्लूइड था, कितना? अपन उसको सब तरफ से दबाया, अपन उसको सब तरफ से दबाया। अब दबा के मान लो उसकी वॉल्यूम कम हो गई, तो कंप्रेस हुआ कि नहीं हुआ? पर आइडियल फ्लूइड अपन ऐसा, रियलिटी में ऐसा हो सकता है। रियलिटी में ऐसा जब एक प्रेशर के ऊपर चल जाता है तो सभी फ्लूइड आइडियल इस चीज को छोड़ देते हैं। हम जो भी फ्लूइड पढ़ रहे हैं वो कैसा है? नॉन कंप्रेसिबल। कैसा है? मतलब उसमें कुछ भी कंप्रेशन नहीं आ सकता। जितनी वॉल्यूम है, चाहे कितना भी प्रेशर हो, वो टूटेगा, ऐसा समझो आप। उसमें कोई ब्रेकेज नहीं आएगा, जितनी उसकी वॉल्यूम है उतनी रहेगी। तो लिखो नॉन कंप्रेसिबल। इसका मतलब आप ऐसे लिख लें नॉन कंप्रेसिबल का कि किसी भी प्रेशर पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, किसी भी प्रेशर पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, किसी भी प्रेशर पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, किसी भी प्रेशर पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। नॉन कंप्रेसिबल। ठीक, अपना अपन ने बोल दिया कि भाई नॉन विस्कस फ्लूइड होता है, नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। इसमें और अपन छोटी छोटी बातें करते हैं, जिसे अपन बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। आप ऐसे समझे, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मैं ये मतलब रखते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो का ये मतलब है कि हम जो भी फ्लूइड पढ़ेंगे, ध्यान से सुने, वो हम स्ट्रीमलाइन मानेंगे। कैसा मानेंगे? ये स्ट्रीमलाइन क्या चीज है भाई? स्ट्रीमलाइन का मतलब हम ऐसा मानेंगे, ध्यान देखें एकदम, हम ऐसा मानेंगे स्ट्रीमलाइन में कि भाई ऐसा समझो कि ये कोई कंटेनर है या कोई भी पाइप है इस तरीके से, या मोटा या पतला, उसमें फ्लूइड बह रहा है, उसमें फ्लूइड बह रहा है। अब ऐसा समझो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब होता है कि ऐसे बोलो क्लियर, ऐसे मान लो कि यहां पे जो पार्टिकल है राम, उसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है, कितनी है? और यहां पे जो पार्टिकल है उसकी रफ्तार है 20, कितनी है? अब जब ये राम यहां पहुंचेगा तो यहां रफ्तार कितनी हो जाएगी? 20। यहां कितनी थी? ठीक। इसका मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो का ये मतलब है। और टर्बुलेंट फ्लो, दो टाइप के फ्लो होते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो और
टर्बुलेंट फ्लो। रेनॉल्ड नंबर भी होते हैं, ये भी होते हैं, बहुत आगे आपको थोड़ा सा अगर जरूरत पड़ेगी तो पढ़ाएंगे, हालांकि बहुत ज्यादा आपके कोर्सेज में नहीं है। अभी हम स्ट्रीमलाइन फ्लो समझो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब हम ऐसा मानते हैं कि यहां से जितने भी पार्टिकल गुजरे इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट को एक मान लो कि हमारी स्ट्रीमलाइन सेट हो चुकी है, मतलब इससे जो भी गुजरेगा इस पॉइंट से राम श्याम जो भी फ्लूइड का पार्टिकल उसकी रफ्तार कितनी होगी, मतलब द पार्टिकल विच इज पासिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए, इट्स वेलोसिटी इज फिक्स्ड विद टाइम। नहीं आया? स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब समझ आया? क्या मैंने बोला कि सारे कंटेनर में हर जगह रफ्तार सेम है? इसे गलत इंटरप्रिटेशन मत करना। क्या मैंने स्ट्रीमलाइन का मतलब ये बोला कि एवरीवेयर वेलोसिटी सेम? मैंने ये नहीं बोला, सो डू नॉट मिस इंटरप्रेट इट। मैंने ये बोला कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये है कि वंस स्ट्रीमलाइन फ्लो इज एस्टेब्लिश्ड, इट मींस at a particular point, any particle crossing that particular point, velocity of that particle is constant. नहीं आया? And it is not changing with time. Changing कर दिया टाइम के साथ तो फिर उसका कोई मतलब क्या? अच्छा, कई बार बच्चे स्ट्रीमलाइन का मतलब समझ लेता है, सर स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब वेलोसिटी हर जगह सेम। क्या मैंने ये बोला? स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी पार्टिकल गुजरेंगे उनका समय के साथ रफ्तार कांस्टेंट रहेगी। उसे अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या बोलते हैं? क्या कुछ बात चमकी? क्या बोलते हैं उसे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। अपनी भाषा में लिख लो इसको, अपनी भाषा में लिख लो। जो मैंने स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब लिखा, जो मतलब समझाया, उसे गड़बड़ मत करना इधर उधर करके। कौन सा फ्लो? स्ट्रीमलाइन फ्लो है, टर्बुलेंट हो गया। अच्छा, वैसे जो पढ़ाने वाला पॉइंट वो कोई बहुत ज्यादा काम की बात तो नहीं होती, बट फिर भी उसे पढ़ लो। उसे बोलते हैं इरोटेशनल इफेक्ट ऑफ, बेसिकली ऐसे समझो, वी कंसीडर दैट फ्लूइड इज शोइंग इरोटेशनल इफेक्ट। उसका क्या मतलब है समझाता हूं, पहले ऐसे लिखो, वी आर कंसिडरिंग दैट फ्लूइड इज शोइंग इरोटेशनल इफेक्ट। फ्लूइड इज शोइंग इरोटेशनल इफेक्ट। क्या चीज? इरोटेशनल इफेक्ट। बोलो क्लियर एकदम, है ना? उसका क्या मतलब मैं आपको समझाता हूं। उसका एक बेसिक मतलब आप समझो कि मान लो कि ऐसे कोई बॉल जा रही है, ऐसे कोई फ्लूइड है। बोलो क्लियर। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं कि अगर मैं इस फ्लो में एक बॉल डाल दूं, क्या डाल दूं? बॉल, तो बॉल विल ओनली मूव, इट विल नॉट रोटेट। इरोटेशनल इफेक्ट का क्या मतलब वो समझना कि बेसिकली वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। रियलिटी में कर सकता है, पर हम जो कंसीडर कर रहे हैं उसमें ऐसा, हालांकि इसका इफेक्ट आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी रियलिटी में होता है ऐसा, इसलिए इससे लिख लो। इरोटेशनल इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर हम उस जो भी मान लो एक पाइप है, क्या है, उसमें मैं एक बॉल छोड़ दूं, क्या छोड़ दूं, और उसमें स्ट्रीमलाइन और आइडियल फ्लूइड जो हम कंसीडर कर रहे हैं वैसा फ्लो है, तो बॉल जाएगी बस ऐसे, वो घूमेगी। गॉट माय पॉइंट? अरे यार हाँ ना बोल। इसे बोलते हैं इरोटेशनल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? अपनी भाषा में लिख लो। समझ में आया ना क्या बोला मैं? उसे लिख लो अपनी भाषा में। ऐसा कोई रोटेशन नहीं होता उसमें, ओनली मूवमेंट। अपनी भाषा में लिख लेना कि अगर हम ऐसे फ्लो में, इरोटेशनल फ्लो का मतलब ये है, इरोटेशनल फ्लो का मतलब ये है कि अगर हम वैसे फ्लो में बॉल को छोड़ दें तो सिर्फ मूव करेगी ट्रांसलेशनली, वो रोटेशन मोशन शो नहीं करेगी, रोटेशन मोशन शो नहीं करेगी। घूमते छोड़े तो चलती रहेगी। हमने ऐसा माना कोई लॉस नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बेसिकली रोटेशनल इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर हम, मतलब फ्लूइड कोई भी रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सिंपल सा इसका मतलब, तो घूमती जाती रहेगी। वो तो आइडियल फ्लूइड है, वो तो अपने पहले से करके दे दिया था, वो तो एक अलग बात है, हमने कुछ नहीं करा। हाँ, फ्लूइड ने कुछ नहीं करा बेसिकली। ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज है, हालांकि ये आइडियल, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं उन सबके लिए ये आइडियल। इसका मतलब नहीं कि हम नॉन विस्कस फ्लूइड नहीं पढ़ेंगे। क्या विस्कोसिटी हमारा एक चैप्टर है, विस्कोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, पर जो भी फ्लूइड अभी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में ये सब है। एक छोटा सा लॉ जो हमें पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ। ये जानते भी होंगे तुम लोग, जानते हो क्या? जल्दी से पढ़ा, सुना है क्या पास्कल्स लॉ? कोई जानता हो तो बताएगा क्या मुझे? आ जाओ भाई। पास्कल्स लॉ कौन सा लॉ? वो छोटा सा लॉ है जिसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट बनी होती है, आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जल्दी बात करते हैं। पास्कल्स लॉ कहता है कि जो भी प्रेशर हम किसी लिक्विड में क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं?
वो पूरे लिक्विड में अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कैसे, मैं आपको समझाता हूं, आपको मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने ऐसे कंटेनर ले लिया, ठीक, ऐसे कोई कंटेनर जिसमें पानी भरा हुआ है, समझो आप कुछ भी कहीं से भी कुछ भी ले सकते हो आप ऐसे भी बना सकते हो। मान लो आपने ऐसे कोई कंटेनर लिया, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, आपने यहाँ पे ऐसे पिस्टन बना लिया, यहाँ पे ऐसे आपने कुछ पूरा एक कंटेनर ऐसे, बोलो क्लियर। मान लो कि आपने यहाँ पे एक पिस्टन की मदद से, किसकी मदद से, आपने प्रेशर P क्रिएट कर दिया, कितना, तो वो यहां पे भी मिलेगा। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इनटू द लिक्विड। चमका नहीं तेरे को मैं क्या कह रहा हूं? अरे यार हाँ ना बोल यार। ऐसा समझ कि अगर पानी भरा होता, कोई पिस्टन नहीं था, कोई पिस्टन नहीं था, मान ले तो यहां पे प्रेशर था P0 प्लस H-ρg, कितना था, P0 प्लस H-ρg था, ठीक। अब मैंने क्या करा, एक पिस्टन रख दिया 2 किलो का, कितने का, और ऐसा पिस्टन रखा पूरा दबा के जिसका पूरा एरिया 2 मीटर स्क्वायर था, कितना था, तो 2 न्यूटन का था, तो बेसिकली 2 किलो का, कितने का रखा मैंने, 2 किलो का पिस्टन रख दिया, 2 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, तो 20 न्यूटन नीचे लगा, 20/2 10, क्या 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर का एक एक्स्ट्रा प्रेशर आया, वो सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ, मतलब अब यहां प्रेशर कितना हो गया, P0 प्लस H-ρg प्लस O10। अरे यार हाँ ना बोल। इन द सेम वे, जैसे मान लो आपने यहां पे प्रेशर P क्रिएट करा, तो दिस प्रेशर P डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली एवरीवेयर। बेसिकली अपना प्रेशर पूरा का पूरा पास ऑन कर देता है लिक्विड, कहां पे, सब जगह। इसे हम कौन सा लॉ बोलते हैं? पहली बात, ये तभी हो सकता है जब आइडियल फ्लूइड हो। कैसा फ्लूइड हो, ये नॉन कंप्रेसिबल वगैरह। अगर कंप्रेसिबल होगा तो फिर ये वैलिड, लॉजिकली तुम्हें बात समझ में भी आती है। अगर मान लो इसे कंप्रेस कर दिया तो प्रेशर खत्म हो जाएगा, बोल यस और नो। अरे नहीं आया यार, बेसिकली इसलिए होता है कि नॉन कंप्रेसिबल है। कैसा है, इसलिए हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब हमने प्रॉपर्टीज मानी है। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि एनी प्रेशर क्रिएटेड एनी पॉइंट इन द लिक्विड देन इट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। क्या मेरी बात क्लियर है? इसकी सबसे बेस्ट एप्लीकेशन, उसका सबसे छोटा एग्जांपल भी वही है, कौन, हाइड्रोलिक लिफ्ट। कौन सी चीज, सब आप लोग हम जानते हैं, सब अच्छे से होते हैं। क्या कारें अपनी जैक से बहुत आसानी से उठ जाती हैं? जब आपने कभी सर्विस स्टेशन पे गए तो ऊंची ऊंची पूरी कारों को उठा के रखते हैं, फिर ऊपर से करते हैं, वो हाइड्रोलिक लिफ्ट है बेसिकली। क्या है, हाइड्रोलिक। मैं उसको बहुत बेसिक से अभी आपको समझा दूंगा, पहले आप जो मैं कह रहा हूं उसे लिख लो, मतलब पहले जो मैं आपको बता रहा हूं बना लो, उसे समझो एकदम, आपको समझ आ जाएगा। लिखवा रहा हूं, बस तुम्हें उतार लो, मैं लिखा रहा हूं स्टेटमेंट। पास्कल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट इफ एनी प्रेशर is applied on a particular portion of the fluid, if any pressure is applied in a particular portion of fluid, then this pressure distributes everywhere, then this pressure distributes everywhere in the fluid. Best useful application of Pascal's law is hydraulic lift. Best useful application of Pascal's law is hydraulic lift. You can understand it. कोई उसमें rocket science नहीं है, देख ध्यान से। देख, मान लो कि ऐसे अपन कंटेनर ले ले इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का, ये ऐसे, बोलो क्लियर है ना? बोलो क्लियर। अब देख, देख इधर का सेगमेंट मोटा नजर आ रहा होगा और इधर का सेगमेंट पतला, क्यों ऐसा भी तेरे सब समझ आ जाएगा। मान लो यहां पे एक प्लेटफॉर्म है, यहां का एरिया A1 है और यहां का एरिया A2 है। कहां का एरिया जाता है? A2। आपको समझ में आ गया होगा क्या करने वाले हैं। फोर्स कहां लगाऊं, A1 पे A2 पे?
A1 पे A2 पे A1 पे फोर्स लगाओ, तो प्रेशर कितना हुआ F बाई, अगर इनकम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड है तो यहाँ पे प्रेशर कितना F बाई A1, क्या पूरा का पूरा पास ऑन होगा? यहाँ पे भी कितना मिलेगा, कितना मिलेगा F बाई A1, पर अप्लाई कितने पे हुआ A2 पे, तो ऊपर फोर्स कितना मिला आपने को कितना फोर्स मिला ऊपर, आपने को मिला F बाई A1 इंटू A2 इंटू, बोलो फोर्स बढ़ा की घटा, बड़ा घटा, बड़ा घटा। सोच अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सोच ये 1 मीटर स्क्वायर है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर में कितना अंतर आ गया? 10,000 का है ना। मतलब यहां लगाऊंगा 1 न्यूटन तो यहां कितना लगेगा? 100 किलो की चीज उठा लेगा तू। अब सोच इसके ऊपर कार रखी हुई है, स्कूटर रखा हुआ है, ट्रक रखा हुआ, वॉट एवर इट इज, जनरली इसी के यूज में आता है, उठ गया। अरे है कि नहीं है? बिल्कुल सिंपल है। बहुत सारे सवाल आते हैं, इतने वेट को उठा रहे हैं तो बताओ कितना उधर फोर्स लगाना चाहिए, ये एरिया प्रेशर। टाइम का सवाल मैं नहीं कराने वाला, पर ऐसा मत खुश हो, ओ ये तो बहुत मजा आ गया, इधर का एरिया कर लो 1 mm स्क्वायर, उधर का कर लो 1 लाख, ऐसे नहीं सुई से वही उधर साला ट्रक उछल रहे हैं। प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा इसकी कंप्रेसिबिलिटी, ये क्योंकि कब वैलिड है? जब ये आइडियल फ्लूइड रहे। कैसा रहे? रियलिटी में आइडियल फ्लूइड एक लिमिट के बाद रहता तो हमारे पास कई कंस्ट्रेंट, तो अलग अलग प्रकार के फ्लूइड यूज करते हैं, वो बेसिकली सब फ्लूइड मैकेनिक्स है, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिकली फ्लूइड इंजीनियरिंग है। अगर अपन बात करें तो हम बहुत बेसिक फंडे से भी समझें, इसलिए ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है। बोल क्लियर है क्या? अब इसमें बहुत लल्लू सवाल भी आते हैं जो मैं आपको नहीं कराने वाला। इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या बोलते हैं? राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। और सवाल एक भी नहीं करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत आसान है ना, बच्चे का कुछ अटकता है इसमें। हाइड्रोलिक लिफ्ट सिंपल मैकेनिक्स से, कोई टेंशन नहीं एकदम। अच्छे समझ के लिए ऐसा क्यों हुआ, इधर एरिया कम रखा उधर एरिया ज्यादा रखा, फोर्स उधर लगाया तो इधर उधर फोर्स ज्यादा मिला। F बाई A1 इंटू बोलो क्लियर है क्या एकदम? अब सवाल ऐसे आते हैं, भैया इधर एरिया इतना, इधर एरिया इतना, 100 किलो की चीज को उठाना है, बताओ कितना फोर्स उधर लगाएंगे, कितना एरिया होना चाहिए, वो टाइम पास खत्म। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? पास्कल्स लॉ। कौन सा लॉ? पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट देखिए अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगेन छोटी छोटी बातें, फिर अपन उन पे सवाल करेंगे बहुत सारे इन सब पे मिलके। पहले अपन 3 मेजर चीजें उन्हें पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? ध्यान समझ, अगेन इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है जरा बहुत लॉजिकली समझ में आएगी, ध्यान समझना। ऐसा समझ, ऐसा हुआ, ऐसे मान लो पाइप है, ऐसे, ठीक, पानी चल रहा है भाई। सोच के देखो कि ये पूरा पाइप यहां तक जा रहा था। अब लॉजिकली एक बात समझ में आती है कि मान लो पाइप के इस कोने से 1 सेकंड में जो वॉल्यूम घुसी तो यहां से कितनी वॉल्यूम निकलेगी? उतनी निकलेगी यार। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भाई, घुसेगी तो निकलेगी, गैप थोड़ी हो जाएगी वो, है कि नहीं यार? इसे सिंपल चीज को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोला गया, आपको कोई उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब पहली बात, 1 सेकंड में कितनी वॉल्यूम घुस जाएगी? मान लो इधर का एरिया A1 है और इधर का एरिया A2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A2। बोलो क्लियर? लॉजिकली इस बात पहले था 1 सेकंड में कितनी वॉल्यूम घुसेगी? सोच के बोलो, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में पहले 1 सेकंड में जितनी वॉल्यूम घुसेगी उतनी निकलेगी। वॉल्यूम मान लो या मास मान लो, जनरली किताबों में मास से समझाते हैं, बट हम क्योंकि आइडियल फ्लूइड मान रहे हैं इसलिए अगर इनकम्प्रेसिबल मान रहे हैं तो रो में कोई चेंज, तो रो इनटू वॉल्यूम मास होता है, इसमें कोई शक वाली बात। तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि मास इनफ्लो इक्वल्स टू मास आउटफ्लो, और वी कैन से वॉल्यूम इनफ्लो इक्वल्स टू वॉल्यूम आउटफ्लो, विच इज अ वेरी कॉमन थिंग। अब लॉजिकल सोच, 1 सेकंड में कितनी घुसेगी? अरे बोल भाई, डायरेक्ट बता सकते हो आप, समझाने की जरूरत है क्या? 1 सेकंड में V1 लेंथ का वॉल्यूम घुस जाएगा। 1 सेकंड में कितनी लेंथ का वॉल्यूम घुस जाएगा? V1, और एरिया कितना है? A1। तो 1 सेकंड में क्या A1 V1 वॉल्यूम घुसेगी और निकलेगी कितनी? कितनी निकलेगी? अब इसमें क्या टाइम पास करूं यार, ये तुम्हें पता है। A1 V1 बराबर A2, इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ नहीं आया, क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वॉल्यूम कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, जो तुम्हारी इच्छा हो कंजर्वेशन मान लो यार,
सिंपल सवाल, इसकी एप्लीकेशन हम बहुत अच्छे जानते हैं, हालांकि मेन सवाल होते हैं बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड। मान लो साला जो है नल का जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है, और जो पानी यहां से गिर रहा है, जो पानी यहां से गिर रहा है उसकी रफ्तार है v 10 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर? आपसे सवाल ऐसा पूछा गया, पहले आप ध्यान देना इस बात को, घर में नल है तुम्हारे? हाँ, अगर जैसे ऊंचा नल हो तो पानी जब गिरता है तो पतला होता जाता है, यानी कि उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, पतला होता है कि नहीं होता? होता है कि होता है ना? वही सवाल पूछा, लॉजिकली सोच, पानी निकलता है तो जितना मोटा निकलता है उतना नीचे तक मोटा पतला हो जाता है नीचे, बोल होता है ना ऐसा? हाँ, तो बेसिकली वो ऐसे पतला हो गया। बोलो क्लियर? ऐसे पतला होता है। तो आपसे पूछा गया, ऐसा होता है प्रैक्टिकली, अब आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है, पहले लॉजिकली सोचना बस, कि जब ये पानी मान लो कि 5 मीटर नीचे गिर गया, कितना, तो बताओ इसका एरिया क्या रह जाएगा? जहां से गिर रहा था तब 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार थी और उस जगह का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब जब ये पानी 5 मीटर नीचे गिर गया तो आपसे पूछा गया कि बताओ ये कितना एरिया था। जो मैंने सिखाया ध्यान दो तो आपको दिख जाएगा, लॉजिकली सोचना, गड़बड़ मत करना, कोई टफ सवाल नहीं है बहुत। एक जाहिर सी बात है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा रहा हूं तो वही इक्वेशन लगानी है। रफ्तार कैसे निकालोगे? क्या अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है तो निकाल लो, इसमें क्यों अटक रहे हो? गलत करना सवाल हो। फाइनल रफ्तार v फाइनल, क्या चीज, क्या v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर बराबर 2 इंटू 10 इंटू s, और s के लिए कितनी 5, तो v फाइनल के लिए कितनी आई, ये कितना हुआ 100, 100 प्लस 100 200, क्या 200 का रूट? याद हो तो आया नहीं, हुआ क्या? अरे अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहे हो ना। अच्छा, आप यहां से लेकर यहां तक अगर इक्वेशन कौन सी लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ a1 v1 बराबर a2 v2, यानी कि 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 इंटू रूट 2 a। तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो 1/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। यार तुमसे आया ही नहीं यार, अरे आया कि नहीं आया? फिर तुमसे नहीं हुआ? तुमने वाकई पानी को पतले होते देखा है ना? नहीं देखा तो आज जाके देखना नल खोल के। मुझे पता है तुम कुएं पे नहाए हो बचपन से, तालाब में नहाए हो, और कभी तो कोटा के तो नल देखे होंगे यार। ऐसे ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। तुम क्या आसपास की दुनिया में अपनी ऑब्जर्वेशन बंद रखते हो क्या? अरे हाँ ना तो बोलो। सिंपल इलस्ट्रेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, किसका? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। नेक्स्ट लिखो बर्नौली थ्योरम। ये खत्म नहीं हुआ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, परेशान मत हो, बर्नौली के साथ ही उसके अच्छे सवाल आते हैं। ये तो ऐसे ही टाइम पास था, मैं एक करा दो। नेक्स्ट लिखो बर्नौली थ्योरम। बोलो तो प्रूफ बता दूं, बोलो तो रहने दो। हैं? मतलब थोड़ी सी फील तो लाता है, चलो करते हैं। बर्नौली थ्योरम क्या चीज? बर्नौली थ्योरम इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन, इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्लूइड। बेसिक बात बर्नौली की यही है, बट उससे कुछ इक्वेशन निकल के आती है जो अपने को समझ में आनी चाहिए। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ऐसे समझो कि एक ऐसा पाइप है, देखना कैसे, ऐसे ऐसा मोटा है, मतलब अपन उससे प्रूफ कर रहे हो उसमें, है ना, ऐसे समझ आया पाइप कैसा है? थोड़ा उससे प्रूफ कर रहे ताकि आपको फील आया, और कुछ भी नहीं। ऐसे नीचे से कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? ऐसा कोई पाइप है मान लो, उस तरीके को समझते हैं। थोड़ा प्रूफ को समझने के लिए फील चाहिए और थोड़ा ध्यान देना। तो बर्नौली थ्योरम ध्यान दें, ये ठीक ऐसा समझो कि ग्राउंड लेवल से
यहां का लेवल H1 है, क्या है H1, और यहां का लेवल H2 है, क्या है H2, ग्राउंड से। ठीक, अब कुछ बातें समझते हैं। ये तो मान लिया गया कि इसमें पानी बह रहा है, इसमें पानी बह रहा है। अब बात समझे, इस पूरे फ्लूइड को ऐसे समझे, ये जो पूरा ऐसे फ्लूइड है, सी इट केयरफुली। इस फ्लूइड को एक यूनिट मान लो, इसको एक मास टाइप चीज मान लो। क्या मान लो? मास टाइप चीज। इसके इधर अलग फ्लूइड, इसके इधर अलग फ्लूइड, पूरा पाइप है लंबा, मैं उस सेक्शन को कंसीडर कर रहा हूं। बोलो क्लियर? ऐसे समझो, इधर वाला फ्लूइड यहां पे प्रेशर लगाता है P2, क्या लगाता है P2, और इधर वाला क्या लगाता है P1। इधर वाला फ्लूइड इस वाले पे, इधर वाला फ्लूइड इस वाले पे प्रेशर, इधर वाले पे, इधर वाला फ्लूइड इधर वाले पे प्रेशर ऐसे लगाता है, ड्र, कितना, और उधर वाला फ्लूइड इधर इस वाले सेगमेंट पे क्या P2 इधर, क्या P2 ऐसे लगाता है। बोलो क्लियर? अब ऐसे समझो बहुत छोटे से टाइम। अच्छा मान लेते हैं कि यहां पे रफ्तार V1 है फ्लूइड की, और यहां पे रफ्तार, वन थिंग इज वेरी मच क्लियर। अच्छा, यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर दैट A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 बाय विच इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ। अब बेसिकली हम उस फ्लूइड पे इस पूरे सेगमेंट पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बेसिकली हम कर एनर्जी कंजर्वेशन दे रहे हैं। बिल्कुल परेशान है, ढंग से समझना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऐसा समझो कि dt टाइम में, किसमें dt टाइम में क्या हुआ? क्या यहां का पानी V1 dt सरक गया? कितना सरका? कितना सरका? V1 dt कितना? यार नहीं आया, V1 dt। ओ, यही जब ये dt टाइम हो तो वहां कितना सरका? V2 dt कितना सरका? अब चूंकि वॉल्यूम बराबर, इसलिए A1 V1 dt और A2 V2 dt क्या बराबर चीज है, पर इधर ज्यादा सरका। ठीक है भाई, मान लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे ये V2 dt, अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना तो कुछ बात को समझना अच्छे से। मैं एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनना। वर्क डन बाई फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन, ध्यान समझना अच्छे से। इस dt टाइम में लगा रहा हूं। मान लो यहां पे राम और श्याम थे। कौन थे? क्या वो राम और श्याम वहां पहुंच गए क्या dt टाइम में? नहीं, वो तो यहीं पहुंचे। बट हम ऐसा मान सकते हैं कि बाकी सब तो सेम रहा ना। कंफ्यूज मत होना। ऐसा समझ कि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं T टाइम से लेकर T प्लस dt टाइम तक। T से लेकर T टाइम पे अपन इस जगह थे, T टाइम, और यहां थे T टाइम पे। dt पे कहां पे? T प्लस dt, T प्लस, बोलो क्लियर? अब मैं इस पूरे सेगमेंट पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं। क्या यही पूरा सेगमेंट यह से कन्वर्ट हो गया dt टाइम में? तो सोचो तो इस यहां से लेकर यहां तक में क्या अंतर है? ये तो वैसा ही रहना है यार। चमका नहीं तेरे को मैं जो कह रहा हूं। मैं बेसिकली इस पूरे सेगमेंट पर जो ये ना, ये इसे अपना मेन मास मान लो, ये जो नीली लाइनों के बीच में। बोलो क्लियर एकदम? यार तुम्हें नहीं आया, बोलो क्लियर एकदम? वही तो सरका है ऐसे। पर अब सोच के देख, मैं मान रहा हूं कि ये वाला पानी यही सरका, बट रियलिटी में इस पानी में तो T टाइम पे और dt टाइम पे कोई अंतर। हाँ, राम इज रिप्लेस्ड बाय सीता या वॉट एवर इट इज, उससे कोई फर्क। ऐसा समझ हुआ क्या? बेसिकली ये मास उठकर यहां पहुंच गया, चेंज तो यही हुआ।
अरे यार नहीं आया, नहीं आया। जो भी इस पूरे सेगमेंट पे काम हुआ उससे क्या चेंज हुआ? बेसिकली ये वाला मास हिलकर कहां पहुंच गया? अब तो सर ये यहां कहां पहुंचा? अरे वैसे नहीं, सोच के देख, हुआ तो यही चेंज यार। नहीं आया, कुछ बात समझ आई? अब बात इसमें साला कार्य किसने करा, वर्णन कैसे लिखते हैं? वर्णन बाय फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन से इट इज बेसिकली रिटन एज वर्णन बाय फोर्सेज इक्वल टू बेसिकली लिखते हैं ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ई फाइनल माइनस, वेयर ई फाइनल इज व्हाट? E final is basically potential energy final plus kinetic energy final minus potential energy initial minus kinetic energy initial. बोल yes or no? अच्छा, वर्णन किसने करा भाई इस पे? प्रेशर ने। जो इधर वाला फ्लूइड था उसने इस पे कितना कार्य करा? P1A1 into V1 dt। यार नहीं आया। P1A1 is what? Force। P1A is फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना? पॉजिटिव वर्णन करा? अरे करा कि नहीं करा पहले तो? अरे कंफ्यूज तो नहीं हो तुम लोग यार? अपनी भाषा में जरूर लिखना हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा है बेसिकली, और हम कैसे सवाल कुछ कर रहे हैं। तो हमने बोला बेसिकली कि वर्णन हुआ P1A1, देना गड़बड़ नहीं करूं, आंसर नहीं आएगा नहीं तो P1A1 इंटू V1 dt। बोलो क्लियर है क्या एकदम? दिस इज द वर्णन बाई P1 फोर्स, पॉजिटिव। अच्छा P2 ने नेगेटिव, कितना? माइनस P2A2 V2 dt। यार तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? ओ हो। आप बहुत लॉजिकली सोचो तो यहां पे मास जो डीएम है, ये जो डीएम मास है, ये डीएम मास की वैल्यू रिलेटिव में है कितनी? ये वैल्यू है रो A1 V1 dt, और वी कैन से दिस इज रो A2 V2 dt। वो एक ही बात है, वही तो वहां पहुंचा भाई। अरे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अगर आप बहुत ध्यान देखो, अब सोचते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या चीज? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखिए? DmGH2। डीएम में बाकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहा, पहले बताओ क्यों? उसमें कोई चेंज इनिशियल फाइनल लिख के कहा उखाड़ लोगे बे? अरे यार हाँ ना बोल यार, जिसमें चेंज आया उसी को लिख रहे हैं। बोलो चमका क्या एकदम? यार नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? तो हमने क्या लिखी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? देखना गड़बड़ी करे। डीएम का मतलब रो A1 V1 या A2 V2। मैं इसको बार बार कंफ्यूज होने की बजाय इन सबको dV लिख लेता हूं। dV इज व्हाट? वॉल्यूम। क्या ये एक ही बात है एकदम? अरे भाई हाँ ना तो बोल, है ना? तो अपन क्या लिखेंगे? रो dV, यार तुम्हें नहीं आया? मास mgH2, mg सही बोला क्या? प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ रो dV इंटू V2 स्क्वायर। अरे हाफ सही बोल रहा हूं ना? माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज रो dVGH1 माइनस हाफ ऑफ रो dV V1 स्क्वायर। यार तुम्हें नहीं आया? अच्छे देखो क्वेश्चन समझ आएगा। आराम 30 सेकंड दे रहा हूं, तुम्हें समझ आया मैंने क्या बोला? क्योंकि तो अपनी भाषा में आप ही को लिखना है, मैं कुछ नहीं लिखने वाला, सब आप ही लिखना है कि मैंने क्या करा है। बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है मैंने फ्लूइड पे, और मैंने dt को मैं मानते हुए करा कि जब t = 0 पे यहां पे था और t + dt पे यहां पे था, तो बेसिकली इसको उठा के यहां ले आया मैं। बाकी सबको सेम मानते हो और ऑब्वियसली वो सेम है। फिर मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई। क्या लगाई? जो आपको दिखाई दे रही है प्रेशर की वजह से आ रही, तो प्रेशर और इसमें अपना रिलेशन निकल आएगा बढ़िया। अभी मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? रो dV dt भूल गया मैं। dV इंटू dt वो तो आएगा ना? है अच्छा, पूरे को dV है ये। अरे भैया हाँ ना बोल यार, है ना? कंफ्यूज हो? हाँ ठीक, वो कट जाएगा सब तरफ से, उसमें कोई खास बात नहीं। फिर जो मैं बोला चमका, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें चमका एकदम पक्का? ध्यान देखो तो सब तरफ से कट गया। अब देख क्या बचा, ध्यान से देखना उधर। P1 - P2 रो GH2
देख H1 वाली टर्म से एक तरफ ले जा, देख कैसे बचेगा, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बोल आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी बहते हुए पानी में इन तीनों टर्म का सम कांस्टेंट रहता है। इन तीनों टर्म का सम, ये बेसिकली प्रेशर एनर्जी में काउंट होती है, पोटेंशियल एनर्जी में काउंट होती है, काइनेटिक एनर्जी में काउंट होती है। ये टर्म्स बेसिकली ऐसे, प्रेशर हेड, हाइट हेड, अरे भैया हाँ ना बोले यार, ऐसे काउंट होती है। खैर उससे अपने मतलब नहीं है, अपन थ्योरम को समझे। अब तुझे थ्योरम समझ में आई तो व्हाट इज बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम जिसे अपन कहते हैं, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसकी। किसी भी बहते हुए पानी में किसी भी एक पर्टिकुलर चीज और अगली पर्टिकुलर चीज में क्या चीज सेम रहती है? ये चीज P इज व्हाट, रो जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ये प्रेशर एनर्जी है। क्या चीज है? प्रेशर एनर्जी। ये इंटरकन्वर्टिबल हो सकती है। सोचो आपने हाइट बढ़ाई हो, क्या बढ़ाई हो? सोचो आपने क्या बढ़ाई हो? हाइट। सोच के देखिए एक बात, लॉजिकली सोचना। जब आपका जैसे मान लो पाइप में पानी भरा हुआ है, टंकियों में ऊपर पानी होता है, अपने प्रेशर से पानी आता है नहीं आता? ऊपर तो पानी रफ्तार तेज नहीं होती, नीचे वो जो प्रेशर, ऊपर जो प्रेशर एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। अगर पाइप बिल्कुल एक स्मूथ है तो एरिया में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, पर वो प्रेशर एनर्जी काहे में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। वो डिपेंड करता है कि हम कैसे करते हैं। बेसिकली तीन चीज हैं, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट प्लस प्रेशर एनर्जी। ये किसी भी एक पॉइंट के लिए क्या रहती है? कांस्टेंट। नहीं आया? अरे नहीं आया? एकदम पक्का। ये है बर्नौलीज इक्वेशन और उसका प्रूफ। अच्छे से समझ के 5 मिनट दे रहा हूं, अपनी लाइनों में लिखो। तो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो, आपके लिए मेजर दो इक्वेशन पे सारे सवाल होंगे। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस A1 V1 बराबर, इसी पे सबसे मिट जाना है ना। बेसिकली मेनली यही है अपने लिए। क्या जो मैं बोला चमका? अब इसकी अपन प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रैक्टिस। समझते हैं अपन पहले ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लो बेसिक सवालों से चालू करते हैं अपन, सवालों से देख कैसे। मान लीजिए मैं जैसे एक सवाल पूछूं कंसेप्चुअल थोड़ा सा। ऐसे एक पाइप है जिसमें ऐसे लिक्विड बह रही है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है ऐसे, समझ रहे? यूं हॉरिजॉन्टल लेवल में कोई चेंज नहीं है। यहां पे प्रेशर P1, यहां पे प्रेशर P2, लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है। बोलो क्लियर? ठीक, ऐसे दिया होगा बस आपको। बताओ। चलो मुंडी नीचे। हाँ अनीता, अनीता, बसंती, चंपा, आ जाओ। डॉली नहीं है? क्या आंसर है? अबे एरिया कम तो प्रेशर, एरिया ज्यादा तो प्रेशर। ऐसे कोई फंडे नहीं लगाने। अपनी दोनों इक्वेशन है उनको ढंग से लगाएं, अपनी दोनों इक्वेशन है उनको ढंग से लगाएं। एरिया कहां ज्यादा? V1 और V2। क्या यू नो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 एंड अप्लाई सेकंड इक्वेशन P प्लस रो जी एच। एच वाली टर्म में कंसिडर नहीं कर रहा, क्यों? क्या दोनों तरफ से कट जाएगी? दोनों तरफ से। तो क्या लिखा जाएगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, अरे भैया हाँ ना बोल, इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यार तुम्हें नहीं आया? अगर आप ध्यान दें तो P1 की वैल्यू लिखी जा सकती है P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर।
अरे तो मैं नहीं आया। अब डिपेंड करता है V2 V1 पे कि पॉजिटिव की नेगेटिव। बताओ V2 ज्यादा है कि कम? ज्यादा कम? ज्यादा। तुझे कैसे पता ज्यादा? हाँ, अरे तो मैं नहीं आया। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो उसको, P2 प्लस हाफ ऑफ रो, हाफ ऑफ रो। P2 को क्या लिख सकते हैं देख, A1 V1, क्या चीज, मतलब V1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा और क्या जाएगा, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। देख क्या क्वांटिटी पॉजिटिव है, क्या क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो P2 में अगर कुछ भी प्लस करोगे तो ज्यादा ही तो आएगा। तो P1 ज्यादा है कि कम है? कई बार बच्चा ऐसे मन में कंसेप्ट, सर ऐसे कैसे, एरिया कम हो रहा है सर, प्रेशर तो बढ़ेगा सर। ऐसे थोड़ी भाई, रफ्तार पर डिपेंड करता है। किस पे करता है? मिसकंसेप्शन होता है, इसीलिए ऐसे बताया गया है उसको। पहले था जो मैं बोला चमका। दूसरा लॉजिक सोच, यहां से यहां सोच, यहां से यहां मास की रफ्तार बढ़ी घटी, लॉजिक सोच, तो इधर की तरफ फोर्स आया होगा ना। इधर की तरफ फोर्स कब आएगा? जब इधर का प्रेशर हो ज्यादा और इधर का प्रेशर हो। लॉजिकल है। सोच यहां से यहां जो मास गया, लॉजिक, पहली बात अपन मैथमेटिकली मैंने आपको प्रूव कर दिया, इसलिए आंसर तो यही सही है बी। और लॉजिकली भी सोचो, यहां से यहां जो मास गया उसकी रफ्तार बढ़ी की घटी? डल रेस्पॉन्स, बढ़ी घटी, बढ़ी घटी। तो सोच फोर्स कितने लगाओ, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लगाओ तो भाई किधर का प्रेशर ज्यादा होगा, P1 की P2? तभी तो उधर फोर्स आएगा, वरना फोर्स आना पॉसिबल। अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया। कभी कभी ग्राफ के टर्म में पूछ लेते हैं, कभी कैसे पूछ लेते हैं, कभी क्या कर लेते हैं, आपको क्लैरिटी होनी नॉर्मल कोर्स में एकदम। और सोचते हैं, जैसे मान लो हम ऐसे माने कि जो हमारा टंकियां होती हैं, क्या होती है, टंकी पे ही बात करते हैं। मान लो ओपन टंकी है तुम्हारे गांव की, उस पे नीचे नल लगा हुआ है जिसका एरिया A है। क्या उससे पानी बाहर आएगा? उससे पानी बाहर आएगा, बिल्कुल। तेज आता है धीरे? अगर पानी जितना ज्यादा हो उतना, और कम होता जाता है तो धीरे होता है। बोल होता है कि नहीं होता? सिंपल, उसका फंडा यही सही है। ऐसा समझो ये H है, ऐसा समझो ये जो एरिया है ये A है, ऊपर का एरिया A, और ऐसा माना गया है कि A इज बड़ा बड़ा A। प्रैक्टिकली सवाल है, सोच के देख, जो टंकी का एरिया, सरफेस एरिया होता है, क्या बहुत ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू जो नल का एरिया होता है? तो सिंपल सी बात, अपन एक बात समझे कि यहां से लेकर यहां तक बर्नौली लगा हुआ, रियलिटी बता रहा हूं, हालांकि आपको डायरेक्ट रटना है। अगर आपको भी निकालना तो कुछ अजम्पशन माने जाते हैं इस पूरे केस में। कैसे? सुनने ध्यान से। आप एक बात अच्छे सोचो कि मैं बताता हूं, रुक जाओ पहले समझ लेते हैं इसको, कोई रॉकेट साइंस नहीं उसमें। यहां पे रफ्तार V है, तो यहां पे कितनी है पानी की ऐसे नीचे आने की? मान लो V1, प्रैक्टिकली समझते हैं, क्या बड़ा A V1 इक्वल टू छोटा A V? बट ड्यू टू दिस रिलेशन क्या वी कैन से V1 इज अप्रोक्सीमेटली 0? वाई? हम इसीलिए ऐसा कर पा रहे हैं, वरना कर पाएंगे जरूरी। कई बार सवालों में नहीं लिखा होता, तब भी आपको ऐसा अज्यूम करना होता है जो मैं कह रहा हूं। बार बार मैं अब इसके बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट रफ्तार लिख दूंगा अब जब भी ऐसे कभी कोई सवाल होने होंगे। पहले था जो मैं बोला चमका, मैंने माना कि ऊपर जो घटने की रफ्तार है वो V1 है, कितनी है मान ली, पर उसमें मैं अप्रोक्सीमेटली 0 मान लिया। क्यों? क्योंकि मैंने माना कि जो निकलने का एरिया है, जो निकलने का एरिया है और जो टोटल ऊपर का एरिया है वो बहुत डिफरेंस है, उनमें बहुत डिफरेंस है। तो हमने जो क्या लिख दिया, A V1 बराबर AV, और V1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या मान ली, 0। अब अपन यहां से लेकर यहां तक बर्नौली लगाए, यहां तक ध्यान सुनना। जो पानी बाहर आ रहा है, जो पानी, उसको प्रेशर कितना मिल रहा है, P0, वो तो बाहर आ गया। जो पानी बाहर आया उसको प्रेशर कितना, यहां प्रेशर कितना, P0। बोलो क्लियर? यहां जो पानी है उसके हाइट कितनी, तो क्या लिखू, P0 प्लस रो जी एच, एच की हाइट जो भी आपको दी गई, प्लस हाफ रो V स्क्वायर, वो कितना, 0, बराबर यहां पे प्रेशर P0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने क्या इसी को बेस लेवल मान लिया है, हमने इसी को बेस लेवल, कहीं पे भी इसी को बेस लेवल मान लो, उसमें कोई बुराई वाली बात, प्लस 0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, सिंपल। तो V के लिए चुपचाप √2GH, इसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स।
कुछ नहीं, ऐसे डराते रहते बेटा बेटा। बहुत अप्रोक्सीमेटली लिखा है मैंने, एग्जैक्टली तो यहां पे लिख लिया हाफ रो V1 स्क्वायर, उसे नेग्लेक्ट कर दे। एक ही बात, अगर V1 ही छोटा है तो हाफ रो V1 का स्क्वायर करेगा तो वो, और तो उसे नेग्लेक्ट कर दिया हमने बेसिकली। इसलिए यू देखो तो V इक्वल टू अंडर रूट 2j एग्जैक्ट है कि अप्रॉक्स है? समझ में आया ना? वो कम है बस, और कोई बात नहीं। अगर सिग्निफिकेंट एरिया ले लोगे तो फिर वो अंतर आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर ऐसे नॉर्मल केसेस में करते हैं, इसलिए काम आता है, मतलब इसमें कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत यूज लेते हैं इसको, है ना। V बराबर रूट 2GH। अब पहली बात मैं बताता हूँ, आप गणित सिखाने वाला हूँ इसमें, मैं 2-4 चीजें और बताता हूँ खैर आपको उसमें। इसमें प्योर गणित है, अब कैसे मैं आपको बताता हूँ, सुन। सोच अगर ये कंटेनर कहीं ऊपर रखा होता तो ये पार्टिकल, ये जो फ्लूइड है, ये कौन सा पाथ लेता? क्या लेता? क्या लेता? पैराबोला लेता ना। अब पूछते क्या रेंज है, बता देंगे उसमें क्या है यार, क्या रेंज क्या होगी? अंडर रूट 2, मान लीजिए हाइट है बाय, कितनी है? बाय, तो याद कर जो गिरने का टाइम होगा वो होगा अंडर रूट 2y/g, अंडर रूट, तो रेंज हो जाएगी v इंटू अंडर रूट 2y/g। नहीं आया? और छोटी छोटी बातें करते हैं, जैसे मान लो आपको बोला जाए ऐसे एक सवाल, ये गणित है प्योर, ऐसे बोला जाए कि एक कंटेनर है जिसमें छेद करा गया, जिसमें पानी h हाइट तक भरा हुआ था। कहां तक? जिसमें पानी h हाइट तक भरा गया था। सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक। बोला उसमें y ऊपर, कितना ऊपर? y ऊपर एक छेद कर दिया, कितना ऊपर? y ऊपर छेद कर दिया, तो जो पानी निकला वो ऐसे गिरा। बोलो क्लियर? पक्की बात? अब आपसे पूछा ये रेंज, ये क्या चीज? रेंज। आपसे पूछा फाइंड y फॉर r max। अभी गणित है सब, मतलब बेसिकली मैं कह रहा 100 इस टाइप की चीजें जोड़ी गई है उसमें। पहली बात, रफ्तार कितनी होगी? अंडर रूट 2g h-y, तो रेंज कितनी होगी भाई? अंडर रूट 2y/g इंटू अंडर रूट 2g h-y। r मैक्स का मतलब हो गया, बाकी सब तो कांस्टेंट है, g ने g को मार भी लिया, 2 बन गया। बेसिकली r मैक्स इंप्लाइज y ऑफ h-y का मैक्सिमा। अरे यार हाँ ना बोल, y और, सही तो लिखा है मैंने यार। रेंज मैक्सिमम का मतलब किसका मैक्सिमा? y और h-y के मल्टीप्लीकेशन का। बोल यस और नो? तो अगर इसका मैक्सिमाइज करना है तो डिफरेंशिएट कर लो, तो y(h-y स्क्वायर) का डिफरेंशिएट के लिए डिफरेंशिएट करो, तो आ जाएगा h-2y इक्वल्स टू 0, यानी कि y इक्वल्स टू h/2। खत्म। अरे भाई हाँ ना तो बोल। अबे तुम्हें मैक्सिमम निकालना नहीं आता? आता ही नहीं आता? स्टैंडर्ड सवाल। अब आपकी शीट ऑटो में ऐसा भी है कि कई बार इस कंटेनर को ग्राउंड पे न रख के कहीं और रख दिया। मान लो आपने जो पहले से h/2 ऊपर रख रखा था, कितना ऊपर रखा था? h/2। अब फिर से पूछे फाइंड y, फाइंड फॉर रेंज मैक्सिमम। अब h/2 था, फिर कंटेनर उसके ऊपर रखा हुआ था, तो गिरेगा तो नीचे। क्या फिर से सवाल सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वैसे अगर तेरी बुद्धि चले तो ओरली भी आंसर दे सकता है इसका। y की वैल्यू पूछ रहा हूं ना। लॉजिकली सोचो तो मैक्सिमम कब आएगा? जब इसका आधा हो। जब इसका, ये तो लॉजिकली समझ आता है ना। इसका आधा होने का मतलब 1.5h का आधा, 3h/4। 3h/4 का मतलब यहां से h/4। वो गणित है बेसिकली, कहीं से पूछ लो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ऐसे सवाल आते हैं। और देख कैसे आते हैं, ऐसे देख। मान लो मैं आपको बोलूं कि ऐसे रो लिक्विड भरा हुआ है h हाइट तक, टू रो लिक्विड भरा हुआ है 2h हाइट तक, रफ्तार क्या होगी बताओ? कोई खास बात नहीं, 2 रख दिए लिक्विड,
ऊपर वाला लिक्विड है, नीचे अलग लिक्विड है। हाँ बस सही कर देना उसको। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे कुछ कंफ्यूज मत हो। अगर आप बहुत लॉजिकली सोचो तो जो प्रेशर हेड था असलियत में क्या होता है, जैसे अगर एक सिंगल कन्वर्ट कर रहे थे आप तो कर क्या रहे थे बेसिकली, ऐसे एच हाइट थी, यहां पे प्रेशर कितना था P0 प्लस रो जी एच, पर जो बाहर पानी आया था उसका कितना था P0। यहां पे कोई रफ्तार नहीं मानी गई थी, पर ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर था यही किस में कन्वर्ट हो गया था, रफ्तार में। इसलिए तो लिखा गया था रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, रो जी एच इक्वल्स टू, क्या वहीं से v की वैल्यू √2gh आई थी? अब बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। अब बोल यहां पे कितना प्रेशर, P0 प्लस रो जी एच प्लस 2 रो जी एच 2h, तो क्या ये हो गया रो जी 4h, ये रो जी क्या 5 रो जी एच, कितना, क्या 5 रो जी एच इज द एक्स्ट्रा प्रेशर, दैट इज इक्वल टू हाफ रो, रो की जगह पानी के बाहर आ रहा है 2 रो वी स्क्वायर, वी ने वी को मार दिया, रो ने रो को मार दिया, वी के लिए √5gh। कई लोग ये 2 रो लिखने में गलती कर देते हैं, पानी तो 2 रो बाहर आ रहा है, ये रो लिखने में गलती कर देते हैं कई लोग, पानी तो 2 रो बाहर आ रहा है, इसलिए यहां मैं अकेला ही सीख रहा हूं क्या, बोलो चमका क्या, v बराबर √5gh, कितना √5gh, ये हो गया 2 रो 2h v P0 प्लस रो जी एच, P0 प्लस 2 रो जी एच। क्या 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 क्या, पर पानी तो 2 रो आ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी डबल होगी ना यहाँ। हाँ यहाँ पे 2 रो का आ रहा है,